सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार, ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपना जेंगो रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो कोई भी वीपीएस पर। जैसे कि AWS हो गया, डिजिटल ओशन हो गया। तो ये कॉमन होने वाला है सबके लिए, क्योंकि ये सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, कोई भी चीज को मिस मत करना। मैं हर एक चीज सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी सेटिंग्स फाइल को कॉन्फ़िगर करोगे जेंगो में, कैसे आप अपना रिएक्ट को ऐप को npm बिल्ड करके यूज करके कैसे सेटअप करोगे, और स्टैटिक फाइल्स कैसे हैंडल करते हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो अगर आपको अपना जेंगो रिएक्ट ऐप डिप्लॉय करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था इस वीडियो में। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर, मेरा चैनल है प्रियांशु गुप्ता नाम से। यहाँ पे आप इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए यहाँ पर। और ये मैंने 5 वीडियो बना रखी हैं अभी तक यहाँ पर। AWS ट्यूटोरियल्स के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, फिर पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर गिट को कैसे इंस्टॉल करके अपनी रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं गिटहब से, और कैसे आप होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को। तो यहाँ तक मैंने पूरे स्टेप्स करे हुए हैं। पर यहाँ तक क्या किया था मैंने, केवल एक बेसिक सी जेंगो वेबसाइट को होस्ट किया था, और उसमें कोई भी रिएक्ट हमने कोई भी यूज नहीं किया था। तो हम देखेंगे कैसे हम अपने जेंगो ऐप में रिएक्ट को डाल सकते हैं, और एक ऐप बना सकते हैं जेंगो और रिएक्ट का, और उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, और उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अब, हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो रिएक्ट ऐप आपको डिप्लॉय करना है ना जेंगो के साथ, कोई भी अपने वीपीएस पर, हम उसे देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। और तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने सिंपल सा एक सैम्पल रिएक्ट ऐप आपके लिए बनाया है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट दिखा रहा हूँ तो रिएक्ट से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो मैंने डायरेक्टली एक सिंपल सा एक रिएक्ट ऐप बनाया है बिल्कुल, जो कि डिफॉल्ट होता है। तो मैंने क्या किया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और नाम लग गया रिएक्ट ऐप, ठीक है। वो भी इस डायरेक्टरी के अंदर है, डमी इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया था अपनी डमी वेबसाइट के लिए। ये लोकल कंप्यूटर है मेरा भी, ठीक है। हम अभी लोकल मशीन पे देखते हैं, बाद में इसे सर्वर पे लोकेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिएक्ट ऐप नाम का फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये जैसे ही मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप किया तो ऐसा कुछ बन गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या किया, npm इंस्टॉल किया, जिससे कि क्या हुआ कि सारी डिपेंडेंसी जो थी मेरी रिएक्ट से रिलेटेड, वो सारी सारी इंस्टॉल हो गई इसके अंदर। और फिर हम देखते हैं कि कैसा दिखता है उसके बाद। ठीक, इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं npm स्टार्ट। जैसे हम ये दबाएंगे, हमारी ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी डेवलपमेंट सर्वर की। देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर लिखा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर हमारा जो सर्वर है वो रन हो जाएगा, फ्रंट एंड का केवल। और देख सकते हैं ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है रिएक्ट की, जो कि चलती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे फैंसी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये जो सर्वर खुल रहा है ना अलग पोर्ट पर, अब हमें क्या करना है कि इसको जेंगो के साथ रन करना है, जेंगो के साथ इसको इंटीग्रेट करना है। तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि हम डिप्लॉयमेंट में रन कर सकें, ताकि हमारा जो सर्वर है वो एक ही डोमेन पर या फिर एक ही आईपी पे रन करे, मतलब बैकएंड का भी और फ्रंट एंड का भी, और सेपरेटली ना हो। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम npm बिल्ड का इस्तेमाल करते हैं। npm बिल्ड से क्या होता है कि रिएक्ट जो होता है हमारा, वो रिएक्ट ऐप जो होता है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए तैयार हो जाता है। रिएक्ट ऑटोमेटिकली पीछे कुछ प्रोसेसिंग करता है, और उसका एक पैकेज बना देता है फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो हम वो प्रोडक्शन के लिए इसलिए यूज करते हैं, और डेवलपमेंट के लिए हम ये सर्वर इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे जब चलता है ना हमारा फ्रंट एंड का सर्वर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो हमें बहुत आसानी होती है। जैसे ही हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो हमें एकदम दिख जाते हैं। वरना आपको कुछ npm बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा कमांड्स लिखने पड़ेंगे कुछ बार बार चेक करने के लिए। तो उसको ईजी बनाने के लिए रिएक्ट ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि वो सेपरेट सर्वर बना देता है, ताकि आप यूज कर सकें उसे, ताकि आप उसमें इमीडिएटली चेंजेस देख सकें जो भी आपने करे हैं तुरंत। पर डिप्लॉयमेंट में तो हमें npm बिल्ड यूज करना पड़ता है, ताकि उसे कन्वर्ट करके हम स्टैटिक फाइल्स के फॉर्म में एक तरह से स्टोर कर लें, और फिर हम उसे जेंगो के साथ इंटीग्रेट करके होस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सब कुछ करके रखा है आपके लिए पहले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कमांड लिखेंगे npm रन बिल्ड, ठीक है। जैसे हम npm रन बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक बिल्ड नाम का फोल्डर बन जाएगा। बिल्ड नाम का फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर हमारी पूरा मतलब जो सारा प्रोजेक्ट था हमारा, वो सारा का सारा रिएक्ट ने वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट रेडी कर दिया है। और ये ना यहाँ पे एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बना देगा, जिसके अंदर CSS JS और मीडिया फाइल्स होंगी हमारी सारी, ठीक। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होंगी ना, जैसे कि CSS JS और फोटोज और इमेजेस सारी की सारी, वो आप इस सोर्स फोल्डर में डालें। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप इस फोल्डर में डालें तभी, वरना इसके बाहर डालेंगे तो वो इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर नहीं डालेगा, और वो सर्व नहीं हो पाएंगी थ्रू आवर सर्वर।
ठीक है, जब हम होस्ट करेंगे मैन्युअली, हालांकि आपके डेवलपमेंट सर्वर में रन करेगा वो, पर जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तब वो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, हमें मेंशन करना पड़ता है कि सारी स्टैटिक फाइल्स इस फोल्डर में हैं। ठीक है, अगर वो स्प्रेडेड होंगी तो हम बता नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए इसलिए आप सारी जो फाइल्स हैं वो सोर्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करो जब डेवलपमेंट कर रहे हो। और उसके बाद जब आप npm रन बिल्ड करोगे तो बिल्ड फोल्डर के अंदर, स्टैटिक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी वो। अब ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो बिल्ड फोल्डर है ना, बिल्ड फोल्डर, इसको कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर हमारा डमी वेबसाइट के अंदर, जो कि जेंगो की वेबसाइट, इसके अंदर हमने बिल्ड नाम का फोल्डर जो है पेस्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अब हमें केवल इससे मतलब है और कुछ हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि बिल्ड फोल्डर के अंदर सारा का सारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि जेंगो की जो सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है ना, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपने अलाउड होस्ट में ये जो मेरा सर्वर का आईपी है मैंने वो लगाया हुआ है, और 127 ये लोकल होस्ट का आईपी है, ठीक है, ताकि इस पे हमारा चल जाए। और फिर हमने ये कॉर्स ओरिजिन अलाउ किया है, ठीक है, कॉर्स हेडर यूज किया है हमने। इसको इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल जेंगो कॉर्स हेडर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो देखा होगा आपने कि हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो अलग पोर्ट पे स्टार्ट होता है, ठीक, और हमारा जेंगो का ऐप जो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके, तो वो एक अलग पोर्ट पे होता है, वो 8000 पोर्ट पे स्टार्ट होता है और ये 3000 पोर्ट पे स्टार्ट होता है। अब जब आप एपीआई कॉल करोगे और वहां से आपको कुछ रिस्पॉन्स चाहिए होगा दूसरे पोर्ट से, तो बेसिकली ये क्रॉस ओरिजन वाला ये ना क्रॉस ओरिजन हो जाता है, मतलब क्योंकि डिफरेंट पोर्ट्स है तो दोनों का सेम ओरिजन नहीं है, डिफरेंट ओरिजन है। तो क्या होता है, ब्राउजर हमें अलाउ नहीं करता है कि वहां से जो रिस्पॉन्स है उसको, ताकि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपका बैकएंड से वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉर्स हेडर यूज करते हैं। ये हालांकि डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, आपका ये डिप्लॉयमेंट में कोई काम नहीं आएगा। और ये कुछ सेटिंग्स होती हैं। और कोर्स रीजन अलाउ हमने अगर फॉल्स किया हुआ है तो हमें व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है हमारा जो दूसरा यूआरएल है, मतलब दूसरा जो डोमेन है वो हमने यहाँ पे व्हाइट लिस्ट कर दिया, ताकि ये अलाउ कर दे उस वाले दूसरे डिफरेंट ओरिजिन को अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। जैसे इसने कोई दूसरे डोमेन ने या दूसरे ओरिजिन ने कोई रिक्वेस्ट करी तो हम उसका रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, इसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है बेसिकली ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर हम रेस्ट फ्रेमवर्क करेंगे एक, तो क्योंकि हम जब रिएक्ट यूज कर रहे हैं वो एक क्रिएट करेगा सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको एपीआई कॉल करनी पड़ेंगी बैकएंड के पास जाकर कि ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं और मुझे रिस्पॉन्स दो उसका। तो वो रिस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और समथिंग इन जेसॉन फॉर्मेट। तो इसलिए आप रेस्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये हेल्प करता है आपका रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए। हालांकि आप यहाँ पे ग्राफ क्यूएल भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज होता है फॉर क्रिएटिंग एपीआईज। तो अगर आप रिएक्ट को साथ में यूज कर रहे हो जेंगो के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा फ्रेमवर्क वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये नॉक्स यूज किया है हमने। नॉक्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। जैसे कि नॉक्स ना टोकन प्रोवाइड करता है फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आप रेस्ट फ्रेमवर्क का डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बेसिक, सेशन या फिर टोकन ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मैंने नॉक्स यूज किया है, पर यहाँ पे हम फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट। फिर हमने यहाँ कॉर्स हेडर भी यूज किया है इंस्टॉल्ड एप्स में, इसके जो कि हमारा ये कॉर्स सेटिंग्स थी। उसके बाद मिडलवेयर में भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ये कॉर्स हेडर्स। ये बेसिकली केवल डेवलपमेंट के लिए है, इसका डिप्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है, शायद से सब पता ही होगा ऑलरेडी। फिर आगे बढ़ेंगे हम टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पे डायरेक्टरीज के अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि os.path.join बेस अंडरस्कोर dir और बिल्ड, क्योंकि बिल्ड फोल्डर के अंदर हमारी जो रिएक्ट की इंडेक्स फाइल है, index.html फाइल है, वो स्टोर्ड है बिल्ड फोल्डर के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ जाएंगे बिल्ड के अंदर तो यहाँ पे देखिए ये index.html फाइल है ना, तो यही index.html फाइल को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाओ और वहां से उठा लो जाकर, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल सेटिंग्स दी हैं जो होती हैं। उसके बाद हम करेंगे स्टैटिक फाइल्स को हैंडल। अब यहाँ पर ये सब मैंने स्टैटिक फाइल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले वाली वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं वो जाकर। पर साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मैंने एक और लाइन ऐड करी है, बेस dir बिल्ड कॉमा स्टैटिक। तो ये स्टैटिक फाइल, स्टैटिक जो फोल्डर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड के अंदर स्टैटिक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर स्टैटिक फाइल्स हैं। तो हमें वो बताना पड़ेगा जेंगो को कि इस जब वो डेवलपमेंट में होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टैटिक फाइल्स DIRs है, ये तभी यूज होता है जब आप डेवलपमेंट मोड में, कि जेंगो तुम इस फोल्डर में जाओ और जाके देख लो कि ये स्टैटिक फाइल इसके अंदर भी हो सकती है। जैसे कि आपकी जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी आपकी HTML फाइल है, उसने कोई रिक्वेस्ट करी इमेज की और वो इस फोल्डर के अंदर है, तो जेंगो को पता होना चाहिए कि वो इमेज जो है वो इस फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और जब आप होस्ट कर दोगे
जब आप डेवलपमेंट करोगे उसका, जब आप डिप्लॉय कर दोगे अपनी एप्लीकेशन को, तो वो स्टैटिक फाइल्स DIRs में नहीं देखता है, वो स्टैटिक रूट में देखता है। फिर जब आप python manage.py collect static कमांड लिखोगे, तो आपकी जो सारी स्टैटिक फाइल्स हैं जो कि इसके अंदर या इसके अंदर या जहां भी हैं, वो सारी इकट्ठी होकर इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। अब आगे करेंगे। अब ये कुछ रेस्ट फ्रेमवर्क की सेटिंग्स हैं जो कि आपको कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। मैं इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लासेस में nox.auth.token ऑथेंटिकेशन यूज किया है। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर ली, ठीक है, सारी सेटिंग्स फाइल्स। अब साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा मेंशन urls.py के अंदर कि जैसे ही हमारा सर्वर रन हो या फिर आप कोई भी दूसरे यूआरएल पे जाना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स फाइल है वो दिखे वहां पर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये डमी वेबसाइट यानी कि प्रोजेक्ट का urls.py फाइल में आया हूं मैं, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है पाथ। अब यह पाथ आप अपने हिसाब से किसी भी तरह के किसी भी ऐप में या किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो अपने हिसाब से देख के, बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ जेंगो दैट यू हैव डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉयलर प्लेट, ठीक है, जो आपने डिजाइन करी है, ठीक है। तो वो पूरा कस्टमाइजेबल है, बस आपको यहाँ पे सही पाथ बताना है, सही फोल्डर को इंपोर्ट करना है, बस, ठीक है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ बिल्कुल, और ये मैंने थोड़ा जनरल वे में रखा है ताकि सब इसकी यूटिलाइज कर सकें। मैंने कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज नहीं बताई है यहाँ पर, ठीक है। आप ये अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में इसे सेट कर सकते हो या फिर कहीं भी urls.py फाइल में ऐड कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है, इस डमी प्रोजेक्ट के अंदर ही views.py क्रिएट की है एक और फाइल, जिसमें मैंने बताया है कि इंडेक्स इक्वल्स टू नेवर कैश टेम्पलेट व्यू डॉट एस यू टेम्पलेट नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, जो कि हमारे बिल्ड फोल्डर में, जो कि हमने सेटिंग्स डॉट पी फाइल में मेंशन किया था कि वो जैसे ही हमारा ये यूआरएल खुले, मतलब जैसे ही हमारा जो यूआरएल खुले यहाँ पे सर्वर रन हो, तो हमारी इंडेक्स वाला जो फंक्शन है व्यूज डॉट पी के अंदर वो कॉल होएगा और हमारी ये टेम्पलेट जो है रन हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। और मैंने क्या किया है, जो हमारी पहले ऑलरेडी वेबसाइट जो बनी हुई थी हमारी, वो मैंने पाथ डमी स्लैश करके जो मैंने जो चेंज कर दिया है इसको, यहाँ पे मैंने डमी स्लैश यूआरएल पे कर दिया है इसको डायरेक्ट, जो कि हमारी नॉर्मल वेबसाइट, जो नॉर्मल इंडेक्स फाइल जो हमारी रन हो रही थी वो। अब ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम रन करके देखेंगे अपने लोकल होस्ट पर ही कि हमारा जो जेंगो रिएक्ट है वो इंटीग्रेट हो गया या नहीं हो गया, वो हम चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे रन सर्वर करके python manage.py रन सर्वर, और मैं ब्राउजर में जाऊंगा और ब्राउजर में रन करूंगा 127:8000, और यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है और हमारी जो ये रिएक्ट की फाइल है वो रन भी हो रही है। और यहाँ पे डमी पे जाएंगे अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट जो कि टेम्पलेट मैंने पहले रन करी हुई थी डिफॉल्ट पर, वो अब यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, और ये हमारी काम कर रही है। इसका मतलब हमारी सेटिफाइज भी काम कर रही है एकदम, और हमारा रिएक्ट भी एकदम तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अपने रियल सर्वर पे यानी कि AWS पर हम डिप्लॉय करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पूरी वेबसाइट को ऑलरेडी रन करा हुआ है, और अगर आप इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें मैंने इस वेबसाइट को, सिंपल जेंगो वेबसाइट को होस्ट किया था, मतलब रिएक्ट को इंक्लूड करने से पहले, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट को होस्ट कर चुका हूँ इस IP पर, अपने AWS इंस्टेंस पर। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर AWS ट्यूटोरियल्स नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप मेरे चैनल है प्रियांशु गुप्ता नाम से, उसे एक्सेस कर लीजिए, और यहाँ पे AWS ट्यूटोरियल्स नाम की पूरी सीरीज बनाई हुई है, जिसमें मैंने इसकी 4th वाली वीडियो में पूरा होस्ट करके दिखाया था इस वेबसाइट को। लेकिन इसमें मैंने रिएक्ट को इंटीग्रेट नहीं किया था, ये रिएक्ट के बिना मैंने यहाँ पे होस्ट किया था। पर अब मैं क्या करूंगा, ये ऑलरेडी होस्टेड वेबसाइट में अपने रिएक्ट को इंक्लूड करूंगा और उसे होस्ट करूंगा। हालांकि आप रिएक्ट को इंक्लूड करके भी बाद में कमांड्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो यूज करके आप होस्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी होस्ट करी हुई थी इसलिए मैं वो सब नहीं दिखाऊंगा आपको। अगर सब आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए हर एक चीज बताई है, ताकि आपको कोई एरर ना आए और आप एकदम स्मूथली रन हो जाए एप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इंस्टेंस को खोलेंगे मोबा एक्सटर्म पर। तो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है अपना मोबा एक्सटर्म, और अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को भी मैंने स्टार्ट करके रखा है, जो कि टेस्टिंग ही है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे जो कि डमी नाम से है। अब मैंने कुछ कुछ चीजें ना चेंजेस करे हैं यहाँ पे, जैसे सेटिंग्स डॉट पी में कुछ चेंज किया है, यूआरएल डॉट पी में चेंज किया है, तो वो सब इसमें हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। हालांकि आप उसमें अपने जो, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करके दिखाया था कि पहले गिटहब पे जाकर वहां पे मैंने ड्रैग ड्रॉप किया था, या डायरेक्टली आप पुश भी कर सकते हो गिटहब पर और वहां से आप इसमें पुल भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। पर इसमें मैं वो सब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे ड्रैग ड्रॉप करूंगा और सारी फाइल्स को यहाँ पे लाकर अपनी वेबसाइट को रन करूंगा। यहाँ पे मैं गिटहब का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आपको गिटहब का इस्तेमाल देखना है कि कैसे यहाँ पे गिटहब से पुल और पुश करते हैं, तो वो सब आप
उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने पूरी की पूरी, इसकी थर्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ, ठीक है, इस किट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने लोकल जो मेरी मशीन है उससे मैं ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करूंगा। जैसे कि ये बिल्ड फोल्डर है, इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा, इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये डल रहा है यहाँ पर, जल्दी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डमी वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसके अंदर भी जाएंगे, और इसकी जो सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल है ना, इसको डिलीट कर देंगे और नई वाली सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल को ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ प्लेस कर देंगे। साथ ही साथ इसमें यूआरएल डॉट पी वाई में भी हमने कुछ चेंजेस किए थे, तो इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देंगे और अपनी नई यूआरएल डॉट पी वाई फाइल को, और साथ ही साथ व्यूज डॉट पी वाई को भी, जो कि हमने नई बनाई थी, दोनों को ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हो चुका है यहाँ पर, और हमने एक और चेंजेस किया था यहाँ पर, और साथ ही साथ हमने नई डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करी थी, तो कुछ चेंजेस आए थे हमारे रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल में, उसको हम डिलीट करेंगे और नई रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस वाली डायरेक्टरी में जाएंगे अपनी सी डी डमी, अब इसके अंदर हम करेंगे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज जो हमने नई इंस्टॉल करी थी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, और सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है हमारी, जो हमने नई ऐड करी थी यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर हमें देखना होगा कि कुछ चेंज करना है या नहीं करना। इसकी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी सारी सेटिंग्स फाइल ठीक है नहीं है। इसको अब हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया था हमने, अब डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा आईपी है यहाँ पर जो हमने सेट करा हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक अब वर्क करना चाहिए। सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने अपाची सर्वर को जिस पे हमने होस्ट किया था, अब हम उसको रिस्टार्ट करेंगे। sudo सर्विस अपाची 2 रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट जैसे करेंगे हम चेक करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ठीक से रन हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो हमारी स्टैटिक फाइल्स को भी देख ही नहीं पा रहा है। हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोकल होस्ट पे नहीं है, यहाँ पे हम लाइव सर्वर पे हैं जो कि अपाची रन कर रहा है, तो अपाची को पता होना चाहिए कि स्टैटिक फाइल्स कहाँ पर हैं, और वो तो उसे पता है ऑलरेडी कि हमने स्टैटिक फोल्डर को सब कुछ हैंडल करा हुआ है यहाँ पर अभी हमने ये नहीं किया है कि जो बिल्ड फोल्डर के अंदर स्टैटिक फाइल्स थी वो हमारी इस फोल्डर के अंदर नहीं है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, जो कि हमने मेंशन किया हुआ है अपाची की कॉन्फ़िग सेटिंग्स फाइल में कि हाँ भाई अपाची सर्वर इस फोल्डर के अंदर जाओ और सारी स्टैटिक फाइल्स इसके अंदर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कमांड लिखना पड़ेगा python manage .py collect static। ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पे यस पूछेगा और देखिए यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स हमारी डल चुकी हैं। यहाँ पे इस फोल्डर में अगर जाएंगे आप तो यहाँ देख सकते हैं आप CSS JS मीडिया फाइल्स जो कि हमारे बिल्ड के स्टैटिक फोल्डर के अंदर थी, अब ये भी आ चुकी हैं। अब दोबारा हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट किया। अब हम चेक करते हैं दोबारा से रिस्टार्ट करके अपना सर्वर, इसे रिफ्रेश किया और देखिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट हो चुकी है होस्ट। तो बिल्कुल ये बेसिक तरीके से आप, अगर आपने यही स्टेप्स फॉलो करे ढंग से, तो आपका बिल्कुल स्मूथली रन करेगी एप्लीकेशन और आपकी होस्ट हो जाएगी। और आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे पूरा स्लैश डमी करके, तो यहाँ पे हमारी जो पुरानी वाली वेबसाइट थी वो है ऑलरेडी होस्टेड, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखा दिया है यहाँ पर, तो इसमें कुछ भी नहीं था। आप बस जब आपको दिखता है कि आपने खुद से नहीं किया होता है तो आप डरते हो। अब उस डर को हटाने के लिए आपको खुद से ना करना पड़ता है, अपने हाथ मिट्टी में डालने पड़ते हैं यार, तभी आपका डर हटेगा और आपको सब चीजें आसान लगने लग जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको पता, अब ये जो रिएक्ट है ये आपने थोड़ी बनाया है, आपको थोड़ी पता है इसके कमांड्स वगैरह क्या है, वो तो किसी और बंदे ने बताया है, और वो आप अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि ये ऐसे ऐसे है, फिर उसे आप एग्जीक्यूट करते हो और देखते हो। पर क्या होता है असल में, डॉक्यूमेंटेशन में सारे केसेस हैंडल्ड नहीं होते हैं, वो जनरल रखना चाहते हैं सारी चीजें, तो आपको हर एक चीज देखनी पड़ती है खुद से करके, सारे केसेस देखने पड़ते हैं,
तो यार करो यार, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करोगे तो पक्का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डरा मत करा करो, बिल्कुल हर चीज एक्सप्लोर करो और सब कुछ हो जाएगा। बस आपको एक बार ट्राई करना है, और अगर आपने खुद से कर ली वो चीज एक बारी, तो फिर कुछ भी नहीं है मतलब आपके लिए, फिर कहोगे तो आसान है यार। तो यार इस वीडियो को यहीं पे अब खत्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।